हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। आज से आपका जो है सीटेट की क्लास होने वाली है और सीटेट में मैं आपको करवाऊंगा कंप्लीट मैथ। जैसे आपको दिख भी रहा होगा, आपको पता है कि जनवरी में सीटेट का एग्जाम होने वाला है। जनवरी में सीटेट का एग्जाम होने वाला है। उससे पहले पहले मैं आपको कंप्लीट सीटेट मैथ्स की क्लास करवाऊंगा कंप्लीट, जिसके अंदर आपको पता है कि मैथ्स के दो पार्ट होते हैं, खासकर सीटेट वाले के लिए। कैसे? एक तो आपका होता है पैडा और एक क्या होता है आपका न्यूमेरिकल सवाल वाले। तो मैं आपको दोनों पार्ट्स करवाऊंगा। कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आज आपका जो है, आज से क्लास स्टार्ट हो रहा है आपका कौन सा? सीटेट का, जिसके अंदर मैं आपको मैथ्स का कंप्लीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा। अब देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, शुरू से लेकर जब से सीटेट का एग्जाम होना स्टार्ट हुआ था, जब से लेकर और आज यानी कि टिल यानी आज के टाइम पर जो सीटेट हुए हैं 2023 तक, सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम पूरे जो है करने वाले हैं। यानी कि पूरे प्रीवियस ईयर्स को अच्छे समझेंगे। इसके अलावा अलग अलग मान लो कि कंसेप्ट बीच बीच में कंसेप्ट आएगा, वो अलग से मैं आपको कंसेप्ट भी समझाऊंगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ओवरऑल कंप्लीट तैयारी मैं करवाऊंगा आपको सीटेट के लिए। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? मैथ्स। आपको दिख भी रहा होगा सीटेट मैथ्स, ठीक है। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ये आपका पार्ट 1 है। इसी तरीके से सारे के सारे पार्ट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाएंगे न्यू लक्ष्य एकेडमी की तरफ से, ठीक है। न्यू लक्ष्य एकेडमी आपके लिए बिल्कुल कंप्लीटली आपके लिए सिर्फ वो लेकर आया है, कंप्लीटली बैच लेकर आया है, जिसके अंदर आपको सीटेट के कंप्लीट जो चीजें करवाई जाएगी। मैथ्स का है तो मैथ्स के जितने भी प्रीवियस ईयर्स एग्जाम हुए हैं, यानी सीटेट के सारे ईयर्स के जो क्या होगा क्वेश्चंस डिस्कस करवाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो इसके अंदर सीटेट के अंदर क्या होता है कि प्रीवियस ईयर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सीटेट में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट करते हैं और उसी बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप सारे प्रीवियस ईयर्स करके चले जाओगे तो मुझे नहीं लगता है कि सीटेट में जो मैथ्स पोर्शन है उसमें आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है। इसके अलावा बीच बीच में आपको अलग अलग कंसेप्ट भी करवाऊंगा क्वेश्चन के माध्यम से। तो पूरी कंप्लीट डिस्कशन हम करने वाले हैं सीटेट के अंदर, आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। और आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। ये क्लास नंबर क्या है? 1 है। और सारी क्लासेस होंगी, चाहे जितने वीडियो लग जाए, सारी क्लासेस आपकी कंप्लीट करवाई जाएगी। तो आपका काम क्या है, एक एक वीडियो को अच्छे से देखना। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो दोस्तों को भी शेयर जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी आगे के अपडेट के लिए आप न्यू लक्ष्य एकेडमी ऐप भी है हमारा, उससे आप जुड़ सकते हो। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है न्यू लक्ष्य एकेडमी, और हमारा ऐप भी है। तो आप कैसे भी जुड़ सकते हो, क्योंकि हमारा मेन फोकस क्या है, बच्चों का सिलेक्शन, उनके भविष्य के लिए सोचा जा रहा है। इसी तरीके से आपका कंप्लीटली चीजें करवाई जाएगी न्यू लक्ष्य एकेडमी के ऐप पर। और ये मानो कि जो आपका सीटेट का है, तो सीटेट का एग्जाम आपको पता है कि बहुत जल्दी हो जाएगा। उससे पहले पहले मैं आपको सारा प्रीवियस ईयर्स करवा दूंगा। अगर आप प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में करके जाओगे, मजा सा आ जाएगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने से आंखों से गुजर जाएगा हर एक टाइप के। इसीलिए प्रीवियस ईयर्स करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो आप क्या करना है, न्यू लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल से आपको जुड़ना है, बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी के सारी प्रीवियस ईयर्स आपको मिल जाएंगे। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, प्रीवियस ईयर्स की पीडीएफ चाहिए, तो आप क्या करोगे, न्यू लक्ष्य एकेडमी ऐप डाउनलोड करोगे, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। या पीडीएफ और जगह से ले सकते हो, टेलीग्राम। कहां से आप? टेलीग्राम, न्यू लक्ष्य एकेडमी के टेलीग्राम से भी आप जो है पीडीएफ को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है, एक बहुत ज्यादा आपका बेस्ट सेशन रहने वाला है। जितने भी बच्चे सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है न्यू लक्ष्य एकेडमी के ऐप से जुड़िए। पूरी की पूरी कंप्लीट आपकी तैयारी मैं करवाऊंगा, मैथ्स के अंदर कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। जैसा आपको दिख भी रहा होगा कि क्लास ये 1 है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम सारे करने वाले हैं। और मेरा नाम आपको जैसे दिख भी रहा होगा, इंदर सर। तो आप इंदर सर के भी नाम से भी सर्च कर सकते हो, न्यू लक्ष्य एकेडमी बाय इंदर सर सीटेट, तो आपको मिल जाएगा क्लासेस। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं।
देखो तो मैं मैथ्स का पोर्शन आपको कंप्लीट करवाऊंगा, जिसके अंदर आपको सारे मैथ्स के टॉप लेवल के सॉल्यूशन मिलेंगे, बेस्ट से बेस्ट कंसेप्चुअल चीजें आपको समझना है। तो मैथ्स का आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो इसमें सारे पेपर है, देखो ये आपका प्रीवियस ईयर्स पेपर है, मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। JBC 12 यानी ये कौन सा पेपर है, 2012 का है। क्या है, 2012 का है। फिर 13 का डिस्कस करेंगे, 14 का, 15 का, इस तरीके से कंप्लीट, यानी आज तक का जितने भी पेपर हुए हैं सीटेट के सारे करेंगे। 2023 तक के सारे पेपर को डिस्कस करने वाले। और स्टार्ट कहां से करेंगे हम, 2012 से। यानी कि कुल मिला के क्या है, मैथ्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपको जैसा दिख भी रहा होगा कि ये पेपर 1 का 2012 से है, ये ओरिजिनल पेपर है, आपको दिख भी रहा होगा। ये देखो, तो सबसे पहले आपका क्या है, आपका CDP क्या है, CDP। तो CDP वाली मैम आपको CDP कंप्लीट करवाएंगी, जैसा आपको वीडियो मिल भी रहा होगा। ठीक है, तो अब यहां से मैं आपको करवाऊंगा मैथ्स का सेशन। तो हम लोग आज से करने वाले हैं मैथ्स का सेशन, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीटली मैथ्स के पोर्शन करवाऊंगा, चाहे वो आपका पैडा है, चाहे वो न्यूमेरिकल वाले सवाल है। 30 सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। ये देखो, अब यहां से हम लोग करने वाले हैं, आपको दिख भी रहा होगा, मैथ्स का पार्ट 2। मैथ्स का पार्ट 2, यहां से आपका कहां क्या स्टार्ट हो रहा है, मैथ का बाइलैंग्वेज क्वेश्चन आपको दिख रहा है। जैसे आपको समझना है वैसे आप समझ सकते हो। तो दोनों लैंग्वेज में सवाल आपको मिल जाएगा। PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाओगे, और आप कहां से PDF ले सकते हो, न्यू लक्ष्य एकेडमी ऐप डाउनलोड करोगे आप प्ले स्टोर से, तो वहां से भी आपको क्या मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। ये देखो, ये है, करते हैं स्टार्ट। एक मिनट रुक जाओ आप लोग, सभी बच्चों को दिख रहा होगा, दिख रहा है, वेरी गुड। देखो, अब यहां से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, पूरा का पूरा मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं, और 30 के 30 आज के क्लास में डिस्कस करेंगे, वो भी बिल्कुल बेस्ट तरीके से, सबको समझना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर कहां दे रखा है, ये दे रखा है, यहां से आप डिस्कस करेंगे। क्या लिखा हुआ है, देखो दोनों मीडियम में आपके पास क्वेश्चन क्या है, अवेलेबल है, करेंगे आराम से, समझेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, आप हिंदी में पढ़ना चाहो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए हिंदी मीडियम भी अवेलेबल है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश, और हिंदी वालों के लिए हिंदी, यानी कि आप देख रहे हो कि दोनों मीडियम अवेलेबल है। चलो करते हैं, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। अब देखो, जो आपका मैथ्स का पैडा होता है, इसमें क्या बोला जाता है, यानी कि बेस्ट से बेस्ट आंसर लगाना है। हो सकता है कि दोनों आंसर ठीक लग रहे हो, तो उनमें भी अगर दोनों ऑप्शन में, अगर मान लो कि दो ऑप्शन आपको ठीक लग रहे हैं, उनमें भी जो बेस्ट है वो आपका आंसर पूछा जा रहा है। साफ साफ लिखा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प बताना है। क्या बताना है, सबसे उचित विकल्प आपको बताना है। स्टार्ट करते हैं आप, ये क्वेश्चन करना है, देखो ध्यान से, यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है, कक्षा 5th के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। यानी ये लिखा हुआ है सवाल के अंदर, जो क्लास 5th के स्टूडेंट है, क्लास 5th के स्टूडेंट है, उनको क्या बोल रहा है, समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। यानी उनको, हमें क्लास 5th के स्टूडेंट है, उनको हम किससे परिचित करवाना चाह रहे हैं, समतल आकृतियों से, यानी जो इमेज होती है उससे हम क्या करना चाह रहे हैं, उनको अवगत करवाना चाह रहे हैं। तो कैसे करेंगे, तो देखेंगे क्या क्या ऑप्शन दे रखा है। पहला दे रखा है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल ही गणना करेगा।
अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर मुझे आयत के बारे में पता लगाना है, यानी कि समतल आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में पता लगाना है, ठीक है, तो आप मुझे बता दो, जो क्लास 5th के स्टूडेंट है, क्लास 5th के स्टूडेंट है, तो क्या आप क्लास 5th के स्टूडेंट को फॉर्मूला से बताओगे कि भाई ये आकृति ये है? यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है? सूत्र। जो 5th क्लास के बच्चे हैं उनको सूत्र के बारे में ज्यादा चीजें नहीं पता होती है, तो हम उसको समतल आकृतियों के बारे में हम क्या करेंगे, फॉर्मूले से नहीं बताएंगे, क्योंकि वो 5th क्लास के बच्चे हैं तो उतना वो समझ नहीं पाएंगे, तो फॉर्मूले का यूज हमें नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, ऑप्शन ए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना, सूत्र का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला। क्या आप उनको जो है इस फिगर के बारे में बताने के लिए क्या आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे? नहीं भाई, वो छोटी क्लास के बच्चे हैं तो आप फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करोगे, ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों क्या होगा, नहीं होगा। अगला है इकाइयों वर्गों के गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। क्या आप उनके जो है आकृतियों वर्गों के, यानी आप क्या करोगे, क्या उनके वर्गों का, यानी आप क्या करोगे, उसके एरिया को निकाल के क्या उसका वर्ग करोगे? तो ये भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें हमें बेस्ट ऑप्शन ढूंढ रहा है। तो जो क्लास 5th के स्टूडेंट है, क्या लिखा हुआ है, विभिन्न वस्तुओं जैसे कि हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। यानी कोई भी चित्र है, जैसे आपके पास कोई आयत है या कुछ भी चित्र, कोई भी आपके पास फिगर है, तो आप 5th क्लास के स्टूडेंट है, छोटे बच्चे हैं, तो उनको आप कैसे बताओगे? तो आप बताओगे कि सर हथेली से, भाई हाथ का इस्तेमाल कर सकते हो कि इतना एरिया है, इतना एरिया ऐसे करेंगे। या आप बता सकते हो भाई अलग अलग लिव्स यानी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो, नाप नाप के उनको बच्चों को समझा सकते हो कि देखो इतना बड़ा चित्र है, इसका एरिया हम ऐसे निकालेंगे। या आप पेंसिल का इस्तेमाल करोगे, पेंसिल का कैसे भाई, जैसे आप ये है पेन है, तो आप कैसे बताओगे कि भाई यहां से देखो इतना जा रहा है, इतना जा रहा है, इस तरीके जा रहा है, तो आप इनका इस्तेमाल करोगे, क्योंकि क्योंकि छोटे बच्चे भाई 5th क्लास की बात की जा रही है, तो उनको फॉर्मूला के बजाय अगर आप उसको हथेली से, पेंसिल से की सहायता से आकृति के क्षेत्रफल के बारे में बताओगे तो वो ज्यादा समझेंगे, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये बाकी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंग्लिश वाले इधर और हिंदी वाले इधर, आप कैसे भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। क्या लिखा हुआ है, गणित में गणना करते संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? यानी आप क्या करना चाह रहे हो गणित में गणना करते समय, भाई आप गणित में आप क्या कर रहे हो, काउंटिंग करना चाह रहे हो, गणित के अंदर हम काउंटिंग करना चाह रहे हैं, तो उसको कौशल को यानी उसको काउंटिंग से, यानी क्या कहने का मतलब क्या है कि जो गणित है, गणित में अगर आप बच्चे की काउंटिंग को क्या करना चाह रहे हो, इंक्रीज करना चाह रहे हो, यानी उनका कौशल विकास करना चाह रहे हो, उनके कौशल को बढ़ाना चाह रहे हो, तो इनमें से कौन सा बेस्ट आंसर होगा, ये बताना है आपको। क्या लिखा हुआ है, अब देखते हैं ऑप्शन। कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, कि आपसे बोला गया है कि गणित का गणना करने के लिए आप जो है उनका विकास करना चाहते हो, कौशल विकास को बढ़ाना चाहते हो, तो इसमें से कौन सा बेस्ट आंसर होगा, देखते हैं। कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, यानी क्लास के अंदर क्या करोगे आप, अलग अलग, क्रियाशील का मतलब क्या होता है, अलग अलग गतिविधि करोगे, एक्टिविटी करवाओगे, ये भी हो सकता है। दूसरा देखते हैं, संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना। भाई अगर आप किसी बच्चे की गणना तेज करवाना चाह रहे हो तो सिर्फ अभ्यास से नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है कि सिर्फ आप उनकी अधिक से अधिक क्या करवाओ, प्रैक्टिस करवाओ, तो ऐसा नहीं है। अगला देखेंगे, केवल, जहां पर आपको केवल वर्ड दिख जाए, मैं आपको बता रहा हूं, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर, क्या केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर ही बढ़ाया जा सकता है? तो ध्यान रखना, पूरे मैथ्स के अंदर जहां जहां आपको केवल वर्ड दिख जाए वो ऑप्शन आपका आंसर कभी नहीं होगा, ना तो ये होगा ना तो ये होगा। केवल एल्गोरिदम का वर्णन करके ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका बेस्ट क्या है, ये। यानी गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो आप बताओगे
कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। यानी अगर बच्चे का आप क्या कर रहे हो, मैथ्स में गणना करवा रहे हो, कैलकुलेशन करवाना चाहते हो, तो आप क्या करो कि क्लास के बच्चों से अलग अलग एक्टिविटी करवाओ कि भाई ये देखो ये आपने जैसे 10 क्यूब ले लिया, 1 2 3 4, इस तरह से अगर आप 10 क्यूब ले हुए और उनका एक्टिविटी करवाओगे तो एक्टिविटी में जो छोटे बच्चे होते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। इसीलिए आपका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। जहां जहां आपको केवल वर्ड दिखे वो आपका आंसर नहीं होगा, तो आप ये नोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर क्या है, 33। ये क्वेश्चन करना है आपको, ये वाला। ये क्या लिखा हुआ है, कक्षा कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। कहने का मतलब क्या है, भाई कक्षा थर्ड क्लास के बच्चे क्या है, थर्ड क्लास के बच्चे हैं और उन बच्चों को क्या करना है, लंबाई यानी किसी चीज की लंबाई के बारे में बताना है। कक्षा जो है क्लास थर्ड के बच्चे हैं, उनको आप क्या किसके बारे में बताना चाह रहे हो, किसी चीज की लेंथ के बारे में यानी कि लंबाई के बारे में उनको बताना चाह रहे हो। तो आपसे बोला गया है कि शिक्षक को क्या क्या इकाइयां यानी क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए ताकि थर्ड क्लास के बच्चों को लंबाई के बारे में पता लग सके। आपको ऑप्शन दे रखा है और बेस्ट से बेस्ट आंसर आपको फाइंड करना है। क्या लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर यानी कि फुट्टा। क्या है, यानी फुट्टा जिसको आप स्केल बोलते हो। नापने वाली छड़ या रोड का इस्तेमाल करना चाहिए। लंबाई नापने के लिए क्या क्या लिखा हुआ है, फुट्टा। फुट्टा का मतलब क्या होता है, स्केल का उपयोग करना चाहिए। या नापने वाली छड़ यानी ये क्या होता है आपका, रोड। कोई भी आपने जैसे कि आपने कोई डंडा ले लिया, कोई रोड ले लिया, उसका इस्तेमाल करके। नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। आप कोई भी जो है पट्टी ले आओ, भाई कोई लकड़ी का पट्टी ले आओ, कोई लोहे का पट्टी ले आओ, या आप कोई इस तरीके से जो है किसी चीज का पट्टी ले आओ, उससे मापोगे तो ये ऑप्शन हो सकता है। तो हाँ, ये क्लास थर्ड के बच्चों को समझाना है तो ये भी आपका एक आंसर हो सकता है, क्योंकि आप फुट्टा से बताओगे तो ज्यादा समझ में आएगा ना बच्चों को कि भाई इसकी लंबाई इतनी है, तो ये हो सकता है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ क्या हो, मीटर हो। तो नापने वाले टेप का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं, विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट। क्या आप लंबाई नापने के लिए चार्ट वाट का इस्तेमाल करोगे क्या, नहीं, तो चार्ट वाट का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाला टेप। क्या सिर्फ रूलर और नापने वाला टेप, नहीं, इससे भी आपका जरूरत नहीं है, सिर्फ टेप के लिए नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्या लिखा हुआ है, सेकंड ऑप्शन को देखो, नापने वाली टेप जिसके द्वारा एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ क्या हो, मीटर हो। तो बच्चे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, इससे नहीं। आपका बेस्ट आंसर क्या होगा, इनमें से ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको बताना है कि जो छोटे बच्चे हैं यानी थर्ड क्लास के बच्चे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनको लंबाई का विभिन्न विभिन्न इकाइयां बताना है। भाई ये 10 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, तो अलग अलग इकाइयां उनको बताना है। तो आप क्या करोगे, लंबाई उनको बताना है, तो कैसे बताओगे, भाई आप फुट्टा का इस्तेमाल कर सकते हो, अलग अलग बताओगे ना, सिर्फ टेप से या सिर्फ स्केल से या सिर्फ चार्ट बना के आप उनको अच्छे से नहीं समझा सकते हो। आप क्या करो, अलग अलग मेजरिंग डिवाइस ले सकते हो, जैसे सिंपल होना चाहिए, लेकिन कैसे, जैसे फुट्टा ले लो यानी स्केल ले लो। फिर आप बता सकते हो कोई भी रोड ले लो, नापने वाली पट्टी ले लो, यानी आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके, लेकिन वो सिंपल हो तो आप बता सकते हो। तो इन सभी में बेस्ट आंसर क्या आपका ये होगा। क्यों बोला गया है कि लंबाई की विभिन्न इकाइयां बतानी है, तो कई तरीके से आप नाप सकते हो, आप बच्चों को सिखा सकते हो। ये बहुत सारे तरीके हैं भाई, आप फुट्टा से, रोड से, नापने वाली पट्टी से, तो इस तरीके से बता सकते हो। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बेस्ट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, ये है, ये दे रखा है। तो आपको करना है क्वेश्चन नंबर ये वाला। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कक्षा थर्ड के
विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है? देखो ये होता क्या है, पहले आप ये समझोगे, इसको क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। यानी अगर क्लास थर्ड के बच्चों को आप नंबर सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ाना चाहते हो तो इसके लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं ये आपको बताना है। क्या लिखा हुआ? फर्स्ट ऑप्शन, 4 अंकों वाली संख्याओं, 4 अंकों वाली संख्याओं के योग और व्याकरण के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। 4 अंकों वाला संख्या के योग और व्याकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। क्या ये हो सकता है? तो भाई सिर्फ 4 अंकों की संख्या के योग बताने से आप नंबर सिस्टम उन बच्चों को नहीं बता सकते हो, तो ये आपका तो हो नहीं सकता। दूसरा देखेंगे, बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। सिर्फ आप उनको लार्जेस्ट नंबर के बारे में बता दोगे तो क्या संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम उन बच्चों को समझ में आ जाएगा? तो ये नहीं है, तो आपका ये भी नहीं होगा। 6 अंकों तक गणना करना। भाई आप नंबर सिस्टम उनको समझाना चाह रहे हो तो क्या आप 6 नंबर के अंक, जो 6 नंबर के अंक होते हैं वहां तक उनको पढ़ा दोगे तो उससे क्या हो जाएगा? तो ये भी नहीं है। फोर्थ आंसर आपका होगा, क्यों होगा? देखो, संख्याओं में सैकड़ा, दाहियों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। इसका मतलब क्या है? जैसे कि नंबर सिस्टम में आपने कोई नंबर ले लिया, 4, 3, 2 और 5 ले लिया, तो आप नंबर सिस्टम के अंदर बच्चों को क्या बताते हो? भाई ये इकाई है। ये क्या हो गया? ये नंबर क्या आपका? इकाई है। ठीक है, इकाई है। देखो ध्यान से, दाई, इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, इस तरीके से आप बताते हो। तो नंबर सिस्टम में क्या होता है, बच्चों को आप इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे करके आप समझाते हो। तो बेस्ट आंसर क्या होगा? ये होगा, क्योंकि नंबर सिस्टम में आप इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार इस टाइप की चीजों को समझाते हो, ना कि आप 6 अंकों तक उनको समझा दो बस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये सवाल आपको दिख रहा होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां से देखो ध्यान से, क्या समझेंगे? सारे बच्चे समझेंगे, ठीक है। और देखो, पूरी प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगा। बस आपका काम क्या है? न्यू लक्ष्य एकेडमी ऐप से जुड़ना है, न्यू लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़ना है। आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन और सारे जो प्रीवियस ईयर्स है सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। उसी तरीके से आप सीक्वेंस में पढ़ते चले जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सीटेट आराम से पास हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे उपयुक्त व्यू रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। क्या लिखा हुआ है कि सबसे हमें उपयुक्त व्यू रचना बताना है जिससे आपका धनराशि की योग, यानी किसी धनराशि का, कोई भी मनी है, उसका सम हमें सिखाना है कि भाई पैसे है उनका सम कैसे करते हैं, उसको कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। क्या क्या तरीके हैं ये आपको बताना है। तो आप मान लो कि पैसे का योग, धनराशि मतलब क्या होता है? मनी। अब मनी का क्या करना है? योग करना है। अब किसी बच्चे को आपके पास पैसे हैं और किसी बच्चे को बताना है कि भाई इन पैसों का जो है सम कैसे होगा, तो आप क्या क्या तरीका बता सकते हो? भाई पैसे है, बच्चे जोड़ेंगे, भाई 10 का है, 20 है, तो कितने हो गए? 50 है, 60 है, तो कैसे होगा? तो ये चीज समझाना है हमें। तो कैसे समझाएंगे उनको? देखो, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले। क्या आप उनको रोल प्ले से समझा सकते हो? ये भी आंसर हो सकता है। वो आगे देखते हैं। बहुत सारे सवाल हल करना। क्या उनको आप धनराशि का यानी मनी का सम योग आप उनको समझाना चाह रहे हो बच्चों को, तो क्या आप क्या करोगे? क्या आप उनको सिर्फ बहुत सारे सवाल करवा दोगे तो इससे हो जाएगा? जरूरी नहीं है कि बहुत सारे सवाल ही करवाया जाए तभी बच्चे को समझाया जा सके, ठीक है। अगला क्या है? सूचना और संप्रेषण तकनीक आईसीटी का प्रयोग करना चाहिए। भाई वो छोटे बच्चे हैं तो उनको आप क्या करोगे? किसी भी टेक्निक से अगर आप सिखाओगे, कंसेप्चुअल चीजें सिखाओगे तो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। अगला है प्रतिरूपों का प्रयोग करना, उनकी प्रतिरूप बनाना, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ये। यानी आप देखो ध्यान से, किसी बच्चे को नंबर्स की जानकारी देना चाहते हो, किसी चीज का सम करवाना चाहते हो, तो आप ऐसा करो कि खेल खेल में या रोल प्ले, यानी किसी चीज का अगर क्लास में रोल प्ले करोगे, किसी चीज का रोल प्ले करोगे तो उससे क्या होगा? बच्चों को अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी, उनको समझ में आएगा आसानी से। तो इसीलिए यही बोला गया है
इनमें से सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा कि धनराशि के योग को हमें बढ़ाना है, बच्चों को सिखाना है। तो आप रोल प्ले करोगे, कोई एक्टिविटी करोगे, उससे आपका क्या होगा, बच्चे इस चीज को ज्यादा इफेक्टिव रूप से समझ पाएंगे। ना कि आप कोई भी टेक्निक, कोई फॉर्मूला वगैरह से बताओगे तो उनसे वो चीज नहीं हो पाएगा। उनसे कोई रोल प्ले, खेल खेल में उनको सिखाओगे, वो ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये दे रखा है, ये क्वेश्चन करना है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल ध्यान समझेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। ये लिखा हुआ है कि भाई आधार क्या है, 10 है। आधार क्या है भाई, 10 है। और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। क्या लिखा हुआ है, मैं 8 दाहिए, यानी 8 क्या लिखना है, दाहिए लिखना है, दाहियों लिखना है, और 4 इकाई से कम है। कितना है, 4 इकाई से कम हूं। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है। यानी देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, इकाई। इकाई, इकाई क्या होता है, यूनिट प्लेस होता है, या आप यूनिट डिजिट बोलते हो, क्या बोलते हो। यानी क्या लिखा हुआ है, 4 इकाई, 4 इकाई से कम हूं। मैं 8 दाहियों और 4 इकाइयों से कम हूं। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या होगा, समझेंगे। पहला क्या है, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना, ये हो गया। अच्छा, ये दाहिनी और इकाई क्या है, पहले इस चीज को समझेंगे। दाहिनी और इकाई क्या है, इस चीज को समझेंगे। जैसे मान लो कि क्या है, कोई नंबर क्या है, 8 है। देखो दाई पर कितना है, 8 है। तो दाई का मतलब पता क्या होता है भाई, दाई होता है। तो दाई का कितने का जीरो होता है, 1। यानी दाई के लिए 8 इंटू में कितना हो गया, 10। भाई दाई है, आपको पता है कोई नंबर लिखा गया है, जैसे आपका 4 और 5 है, तो ये आपका इकाई है और ये क्या है, दाई है। तो दाई के लिए क्या होता है, 10 होता है। ये हो गया। और 4 इकाइयों से क्या हो, कम हो। तो इसको कैसे करना है, यानी क्या लिखा हुआ है कि आप जो है 8 दाहियों और 4 इकाइयों से कम हो। कितने इकाइयों से, 4 इकाइयों से कम हो, ये बताया गया है। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है, यानी आपको इकाइयों और दाहियों के बारे में पता लगाना है। तो इससे क्या उद्देश्य बन रहा है। तो लिखा हुआ है आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। यानी बच्चों को क्या सिखाना है, स्थानीय मान, स्थानीय मान और आधार क्या रखना है, 10। भाई दाहियों के लिए आधार क्या है, 10 है। ये भी ऑप्शन हो सकता है। अगला देखेंगे, योगात्मक आकलन करना। क्या योगात्मक आकलन करना होगा, इसमें योगात्मक आकलन की बात तो नहीं की जा रही है। अगला देखेंगे, विद्यार्थियों को दाहिनी और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना। तो ये तो ठीक है भाई, उनको क्या करना है, उनको संकल्पनाओं से परिचित करवाना है। तो ये भी हो सकता है। अगला देखते हैं, कक्षा में कुछ मजाक मजाक करना और एकल सतह को तोड़ना। भाई कक्षा में मजाक करने की बात तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रही। आप 2 ऑप्शन आपके पास बच जाते हैं। ऑप्शन कितने बचते हैं, 2 बचते हैं। लेकिन सवाल में क्या बोला गया है, एक शिक्षक आधार क्या लेना है, बेस क्या लेना है, 10। तो आप लोग आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना है। ये ऑप्शन आपका बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि विद्यार्थियों को दाहियों और इकाई की संकल्पना से परिचित है, परिचित कर मतलब क्या कर रखा है, परिचित करवाना, यानी फैमिलियर करवाना। इसका मतलब क्या है भाई, अगर आप बच्चे को आप ये चीज दे रहे हो, ये सवाल बोले कि भाई दाहिनी बताओ, इकाई बताओ, तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि बच्चे को किसकी जानकारी है, इकाई और दाएं की तो जानकारी पहले से ही है। तो आप बताओगे कि आधार 10 रखना है और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना है। इसके अकॉर्डिंग ये बेस्ट आंसर होगा, ये नहीं होगा। क्योंकि दाई और इकाई के बारे में बच्चों को पता है, तभी तो आधार क्या मान रहा है, 10 मान रहा है, और इकाई को क्या करना है, इकाई और दाई के बारे में उसको पहले से पता है, तभी उस सवाल को वो सॉल्व कर पाएगा। इसके लिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, ये सवाल आपके सामने है। क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन करना है सभी को। क्या लिखा हुआ है, योग और व्याकरण पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता एवं आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक है। यानी दक्षता का मतलब क्या होता है,
यानी कोई भी सवाल है, किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए विद्यार्थियों की जो है दक्षता का मतलब क्या होता है, उनकी कैपेसिटी कितनी है, उस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मतलब है। का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक है। इसका आंसर क्या होगा, सभी को बताने हैं। क्या होगा, देखो लिखा हुआ है, सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना। कोई बच्चा सवाल करना चाह रहा है, ठीक है, तो क्या उनको सिर्फ आप वो सवाल को बोधन कर पा रहे हैं और सिर्फ जवाब लिख रहे हैं, इससे हो जाएगा? नहीं भाई, इससे आपका नहीं होगा, क्योंकि सवाल में ये बोला गया है कि विद्यार्थियों की दक्षता का हमें पता लगाना है। अगला है, सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना। सवाल की सही पहचान करना, ये भी हो सकता है, देखते हैं आगे। इससे ही बेस्ट आंसर देखेंगे। गलत आंशिक रूप से सही पूर्णतः सही माना जाएगा? नहीं भाई, गलत आंशिक से आप कभी भी सही चीज बता नहीं सकते, तो ये तो नहीं होगा। अगला देखते हैं, सवाल का बोधन। कहने का मतलब क्या है कि सवाल का क्या करेंगे बच्चे, पहले अगर आप किसी बच्चे को पहले सवाल दोगे तो क्या करेगा, सवाल का बोधन का मतलब उसको देखेगा, समझेगा, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान करेगा। यानी बच्चा क्या करेगा, उस सवाल का बोधन करेगा, सोचेगा उसके बारे में, फिर क्या करेगा, निष्पादित का मतलब क्या है, उस वो पहचान करेगा इसको हमें कैसे करना है। फिर क्या लिखा हुआ है, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, और उस समस्या का गणित के रूप में, मैथ के रूप में हल ढूंढने की कोशिश करेगा। अगला क्या लिखा हुआ है, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। सवाल को हल करेगा और प्रस्तुति करेगा, यानी कि रिप्रेजेंट करेगा। इस सवाल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा। सिर्फ सवाल की पहचान और सिर्फ सही आंसर बता देने से कुछ नहीं होगा। कोई भी सवाल बच्चा करने से पहले क्या करेगा, अगर उनको आप एक सवाल दो तो क्या करेगा, सबसे पहले उनका बोधन करेगा, समझेगा, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान करेगा कि इस सवाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देखेगा। फिर समस्या का गणितीय रूप में निरूपण करना, यानी गणित के अकॉर्डिंग इस सवाल का आंसर कैसे फाइंड करना है, वो समझेगा। फिर सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण, सवाल का समाधान करके तब प्रस्तुत करेगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है, यानी किसी चीज का आकलन करने के लिए पहले बच्चा किसी भी सवाल का आकलन करने के लिए, सवाल को सॉल्व करने के लिए ये स्टेप बाय स्टेप वो करता है, ना कि सिर्फ सवाल की पहचान करने से और उसको देखने से कि हाँ इसमें ये लगेगा, उससे नहीं होगा। देखेगा भी, पहचान भी करेगा, मैथ के अकॉर्डिंग सॉल्व भी करेगा और आपके सामने रिजल्ट भी देगा। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल करने हैं। क्या लिखा हुआ है, श्रुषि रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रेड गतिविधि का प्रयोग करती है, उसका एक नमूना नीचे दिया गया है। आप देखो ध्यान से कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है, आपके दो कॉलम को क्या बोला है 0.2, और इधर रो को क्या बोला है, देखो ये आपका ऐसे लाइन, ऐसे लाइन आपका क्या होता है, रो होता है, और ऐसे लाइन क्या होता है आपका कॉलम। ये लाइन क्या आपका कॉलम है और ये लाइन क्या आपका रो है। तो क्या लिखा हुआ है कि रो को इन्होंने क्या बोला है 0.2, सॉरी कॉलम को 0.2 और रो को 0.3, ये लिखा हुआ है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करता है, रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करता है, तो आंसर कितना आ रहा है 0.06 आ रहा है। तो आपको बताना है कि इससे क्या आपका आंसर आएगा। क्या लिखा हुआ है, इस पद्धति के द्वारा श्रुषि रीना क्या करती है, सीखने के परंपरागत उपागम का प्रयोग कर रही है। क्या वो इससे सीखने का प्रयोग कर रही है। अगला क्या है, समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही है। क्या इस सवाल को सॉल्व करने से उसका कौशल विकास पर क्या हो रहा है, बल दिया जा रहा है। आगे बताएंगे, प्रकर्म प्रक्रमणशील ज्ञान पर ज्यादा बल दे रही है और संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम। यानी कि वो प्रोसेस को अप्लाई ज्यादा कर रही है, यानी प्रोसेस को ज्यादा अप्लाई कर रही है और संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, प्रोसेस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस पर ध्यान कब देती, जब उसको स्टेप बाय स्टेप करने होते। ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है ना, डायरेक्ट सॉल्व किया जा रहा है, तो उसने क्या किया है, प्रक्रमणशील ज्ञान पर ज्यादा बल दे रही है, नहीं इस पर कम बल दे रही है, क्योंकि उसको डिफाइन करके नहीं बता रही ना, डायरेक्ट वो आंसर बता रही है मल्टीप्लाई करने पर, तो सिंपल प्रोसेस है। अगला है, संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान
ज्यादा बल दे रही है, यानी कि समस्या का समाधान कैसे करना है इस पर ज्यादा बल दे रही है। और क्या हो, तथा प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम, यानी प्रोसेस पर क्या हो रहा है, प्रोसेस पर, जो प्रोसेस उस पर कम बल दिया जा रहा है और समस्या का समाधान करने पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका परफेक्ट आंसर होगा, ना तो ये और ना तो ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज्यादा बल दे रही है, और उस इस सवाल को कैसे करना है वो प्रोसेस कम से कम है। भाई इस पर कोई प्रोसेस तो है ही नहीं, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। यानी प्रोसेस पर कम ध्यान दिया जा रहा है, आंसर निकालने पर ज्यादा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये है। ये क्या लिखा हुआ है, ये सवाल करना है। क्या लिखा हुआ है, भिन्नों की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधियों का प्रयोग कर रहा है। अब कैसे कर रहा है मैं आपको बता रहा हूं, कैसे एक्टिविटी कर रहा है। एक मिनट रुक जाओ आप लोग, देखो क्या हो रहा है ये। अब उसने क्या किया है, जैसे एक कागज लिया है, क्या किया है, एक कागज लिया है, उस कागज को क्या किया है, पहले हाफ फोल्ड कर दिया। क्या किया है, हाफ फोल्ड कर दिया गया है। यानी एक कागज है भाई आपके पास, एक क्या है, A4 शीट है। उसने क्या किया है, पहले इसको किसमें फोल्ड किया है, हाफ, हाफ फोल्ड किया है। देखो इस कागज को हाफ फोल्ड किया है, हाफ फोल्ड का मतलब 1/2, यानी एक कंप्लीट ये कागज है, पेपर है, इसको आप ऐसे बीचों बीच से ऐसे फोल्ड कर दो बराबर, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो इसने क्या किया है, कागज को आधा फोल्ड कर दिया है। क्या किया है, कागज को आधा फोल्ड कर दिया है। फिर क्या किया है, इस कागज को क्या किया है, इस कागज को भी और फोल्ड कर दिया है। इस जैसे कि आपने क्या किया, एक पेपर है, आपने इसको आधा फोल्ड कर दिया है, तो आधा फोल्ड हो गया। फिर उसने क्या किया है, इसका भी आधा फोल्ड कर दिया है, यानी 1/2 था, अब यहाँ क्या हो जाएगा 1/4, यानी 4 पार्ट में, यानी एक कागज का आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 और 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर क्या हो रहा है, इस 4 पार्ट्स को और आप क्या कर रहे हो, फिर से फोल्ड कर दे रहे हो, यानी ये पेपर कैसा बन चुका है आपका, 1/8 बन चुका। क्या बन चुका है, 1/8 बन चुका। तो ऐसे कागज को फोल्ड कर किया जा रहा है, आपको एग्जाम पर समझ में आया होगा। अब क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में बताना है, इसके बारे में क्या बताना है कि इसमें से उपयुक्त गतिविधि कौन सा होगा। देखो विषय वस्तु पश्च गतिविधि है ये, क्या ये विषय वस्तु सिर्फ पश्च गतिविधि है, हो सकता है। इससे क्या हो रहा है, समय का बर्बादी हो रहा है। भाई अगर आप कागज को फोल्ड कर रहे हो फिर फोल्ड कर रहे हो, तो इससे आप सीख रहे हो, जरूरी नहीं है कि इसका टाइम खराब होगा। इससे टाइम खराब तो नहीं हो रहा, तो ये आंसर तो नहीं होगा। अगला क्या लिखा है, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि, यानी आप क्या कर रहे हो, ध्यान सुनना, आप क्या कर रहे हो, जैसे आपने ये है आपके पास एक पेपर, आपने पहले आधा फोल्ड कर दिया, ये हो गया। अब आप क्या करो, इसी प्रोसेस को पिछले वाले पेज को, जो आपका ये पेज बना है, फिर से क्या करो, यानी पुरानी गतिविधियों को आप आगे बढ़ा रहे हो। तो क्या लिखा हुआ है, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि, यानी जो आपका विषय गतिविधि है उसको क्या करो आप, पूर्व की गतिविधि को फिर से आगे की तरफ बढ़ा रहे हो। यानी देखो आपने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर आपने उसको ऐसे फोल्ड कर दिया, यानी पुरानी गतिविधियों को आप रिपीट कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो। तो ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर क्या लग रहा है, ये लगेगा, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि को आप कर रहे हो। यानी ये वस्तु पहले गतिविधि आपने ये किया, अब इसी को आप फिर से क्या कर रहे हो, फिर से फोल्ड करो, यानी इस वाले गतिविधि को जो पूर्व में गतिविधि हो चुकी है उसको आप फिर से रिपीट कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो। तो ऑप्शन क्या होगा, ये होगा, विषय वस्तु संबंधी गतिविधि, सिर्फ आप गतिविधि के बारे में नहीं बता रहे हो, पूर्व की गतिविधि को आगे बढ़ा रहे हो, ये आंसर होगा, ये भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर क्या आपका 40। क्या लिखा हुआ है, ये सवाल करना है आपको, ये वाला देखो, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित परिणाम क्या होगा। सभी बच्चे करेंगे एक बार। देखो क्या लिखा हुआ है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपागम है। यानी आपको बताना है कि जो रिमाइंडर होता है, कक्षा 4 के स्टूडेंट को बताना है कि जो शेष है हमेशा विभाजक से क्या होता है, हमेशा कम होता है। ठीक है,
यानी हमेशा क्या होता है, कम होता है। उचित उपागम क्या है, ये बच्चे हैं भाई, उनको बताना है जो विभाजक है। क्या है, विभाजक है। आप इसमें भी इंग्लिश में भी देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, A suitable approach for explaining that a remainder is always less than divisor। यानी डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये किसको बताना है, तो ये क्लास 4th के स्टूडेंट को बताना है। कैसे करेंगे समझेंगे। अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना है। आप क्या बच्चों को सिर्फ मौखिक रूप से बार बार बता दोगे तो क्या उनके माइंड में बैठेगा, भाई वो छोटे बच्चे हैं, माइंड में नहीं बैठेगा। तो मौखिक रूप से कोई लेना देना नहीं होगा इसमें। अगला है, विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। तो आप क्या उनको सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन का यूज करोगे, भाई मिक्स फ्रैक्शन का अगर आप यूज करोगे तो बच्चों को समझने में दिक्कत आएगी, तो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये भी आपका नहीं हो सकता। अगला क्या लिखा हुआ है, वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम होता है। विभाजक से क्या होगा, कम होगा। अगला देख लेते हैं, ये आंसर आपका हो सकता है। अगला देखते हैं, श्याम पट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम है। क्या सिर्फ आप श्याम पट का मतलब क्या होता है, क्या आप बोर्ड पर एक ही सवाल को बार बार करवाते रहोगे, बार बार करवाते रहोगे तो क्या उनको उचित हो सकता है, सिर्फ इनसे नहीं होगा। ये क्या लिखा हुआ है, ये होगा आपका। कैसे होगा ये समझेंगे। वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहकृत करना और प्रदर्शित करना की वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से क्या है, कम है। भाई जैसे 16 है, 16 का मान लो कि एक नंबर क्या है 16, 16 का अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, या ऐसे जैसे कि 17 है, देखो ध्यान 17 है, जैसे आपके पास एक नंबर कितना है 17 है, अगर आप 17 को किससे डिवाइड कर रहे हो, मान लो कि 4 से डिवाइड कर रहे हो, 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये 4 बार तो आपका 4 4 4 4 हो जाएगा। देखो ध्यान से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 4 बार। तो देखो ध्यान से भाई 16 में 17 में, सॉरी 17 में आपका क्या हो रहा है, हर 17 में क्या हो रहा है भाई, 4 4 4 और 4, यहाँ पे कितना बच गया 16 बन गया। यानी आप 4 के 4 4 है, यानी देखो 4 17 है, 17 को 4 से करोगे तो एक 4 का एक ग्रुप ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, यानी एक ग्रुप तो ये बन गया, एक ग्रुप आपका ये बन गया, एक ग्रुप आपका ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। अब दूसरे वाले ग्रुप में क्या बच गया, एक ही बच गया। यानी जिस ग्रुप में आपका क्या बच जाए, यानी इनके इन ग्रुप के अलावा जैसे 4 4 नंबर है, इनमें अगर अलग नंबर बच जाए आखिरी में तो उसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। इसीलिए आपको ये बोला गया है, वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है। तो इन समूह में देखो ये आपका सेम सेम समूह है, इन समूह में आपका क्या है, ये चीजें आपको नहीं दिख रहा है। तो जो समूह में ना हो उसको विभाजक से कम होगा। ये विभाजक इसमें समूह में क्या है, ये आपका विभाजक है, इससे समूह में क्या है, ये कम है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, थर्ड होगा। यानी कि जो समूह से अलग हो वही क्या बनेगा, आपका रिमाइंडर बनेगा। तो ये हमें ऐसे समझाना बच्चों को। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो ये सवाल दे रखा है, कैसे करेंगे। ये न्यूमेरिकल सवाल है, सारे बच्चे आंसर बताएंगे इसका जल्दी से। कैसे करना है, कैसे करना है, कर सकते हो आप लोग। क्या लिखा हुआ है, दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। यानी इस आकृति जो ये फिगर बना है इसमें कितनी आकृति है, 5 वर्गों। वर्गों का मतलब क्या होता है भाई, स्क्वायर। इंग्लिश वाले भाई समझेंगे, इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर। यानी कितने स्क्वायर बने हुए हैं, 5 बने हुए। कितने, 5 स्क्वायर बने हुए हैं। आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है। यानी आकृति का जो ये पूरे आकृति का जो क्षेत्रफल कितना है, 180 वर्ग सेंटीमीटर है। यानी जो ये पूरे आकृति है, ये आपका कंप्लीट जो चित्र है, ये पूरे कंप्लीट चित्र का क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना है, यानी 5 स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये गिवन है। आपसे पूछा गया है आकृति का परिमाप। परिमाप क्या होता है मेरे भाई, परिमाप आपका पेरीमीटर होता है। क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो आप देखो ध्यान से, मुझे पेरीमीटर निकालना है, 5 का एरिया गिवन है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे भाई, सबसे पहले आप साइड निकालोगे, साइड निकालोगे तभी तो आप पेरीमीटर बताओगे। तो साइड कैसे निकालेंगे भाई, 5 स्क्वायर का एक है, 5 स्क्वायर का एरिया कितना है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन हमें क्या करना है,
एक का, किसी आप एक स्क्वायर का, किसी भी एक वर्ग का आप क्या निकाल लो, पहले एरिया निकाल लो, फिर वहां से आप साइड निकाल सकते हो। तो 5 स्क्वायर की वैल्यू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो एक स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? एक स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 180/5। कितना हो जाएगा? 180/5। कैसे करेंगे? निकाल लेंगे यहां से। देखो यहां पर कितना हो जाएगा? 3 भाई 180/3, यानी क्या हो जाएगा? 5 का टेबल आप 3 बार पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा? 15। क्या बचेगा? 3 और 0। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 30, यानी 36 आ जाएगा। एक स्क्वायर जो है, एक स्क्वायर का एरिया कितना है? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको एरिया क्या पता है? एक का स्क्वायर बराबर कितना होता है? 36। तो यहां से आप क्या करोगे? यहां से स्क्वायर रूट हटाओगे तो इस पर क्या लग जाएगा? रूट। यहाँ पे स्क्वायर हटाओगे तो इस पर रूट लग जाएगा, तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस जो स्क्वायर है इसका साइड यानी भुजा कितना आया है? 6 सेंटीमीटर। आप देख लो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? सारे साइड का सम। देखो कितने साइड हो रखे हैं? एक साइड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11। देखो यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपका 11 और ये क्या हो गया? 12। यानी कितने साइड आपको दिख रहे हैं? 12। 12 और एक साइड की वैल्यू कितना है? 6 है। तो 12 इंटू में 6 क्या हो जाएगा? 72 इज द राइट आंसर। सही बच्चे को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। देखो ये क्वेश्चन आपको करना है, क्या लिखा हुआ है बिल्कुल ध्यान समझेंगे। भिन्नों का योग पढ़ाते समय यानी कि फ्रैक्शन का आप योग पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो क्या करना है? श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। यानी भिन्न बच्चों को दिया गया, अब भिन्न दिया गया, फ्रैक्शन दिया गया, और देखा गया कि बच्चे इसमें गलती कर रहे हैं। अब गलती क्यों कर रहे हैं, ये इसका रीजन हमें पता लगाना है। देखो ये भिन्न दे रखा है, 2/3 प्लस में 2/5, इसका आंसर क्या निकाला गया? 4/10। भाई 3 और 5 का क्या होगा? एलसीएम तो गलत आ रहा है, 10 आ रहा है, तो यहाँ पर त्रुटि है। देखेंगे आगे। श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। तो उस टीचर को, श्री सिंह को क्या करना चाहिए ताकि बच्चे की जो कमी कहाँ आ रही है, क्यों बच्चे गलत कर रहे हैं, उससे आपको बताना है कि कौन सा आंसर बेस्ट होगा। समझेंगे। पहला क्या है? असमान भिन्नों की योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास करना। क्या लिखा हुआ है कि भाई अलग अलग भिन्न उनको देना, उनके योग को हमें क्या करना है? स्पष्ट करना है। चाहे आप चित्र के माध्यम से बताओ, उनके कौशल को बढ़ाओ, बहुत सारे अभ्यास करवाओ। क्या ये हो सकता है? हाँ भाई ये भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन क्या इसमें इससे भी बेस्ट आंसर है? तो देखेंगे। अगला है विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों के योग वाले सवालों का अभ्यास कराना। सिर्फ आप बच्चों को ये बता दो कि भाई मेहनत करो, तो उनसे क्या हो जाएगा? वो सीख पाएंगे? नहीं भाई, आप उनको बेस्ट तरीका बताओगे। अगला है हर के लघुत्तम समापवर्तीय यानी कि लघुत्तम की संकल्पना को स्पष्ट करना। क्या इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ बच्चों को आप लघुत्तम यानी कि एलसीएम बता दोगे तो क्या काम चल जाएगा? सिर्फ एलसीएम बताने से भिन्न सॉल्व वो नहीं कर सकते, और भी चीजें होती है। अगला क्या है? समान प्रकार के सवालों का अधिक अभ्यास करना। क्या सिर्फ अभ्यास करवाते रहोगे, उनको समझाओगे नहीं, तो इससे भी आपका नहीं होगा। सिर्फ अभ्यास करवाने से कुछ नहीं होता। तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन ए ही होगा। क्यों होगा? असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास करवाना है। तो ये आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसमें बच्चे लाइन से क्या करते हैं? गलत करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको समझना है। कैसे समझेंगे? बिल्कुल ध्यान समझेंगे आप लोग। देखो क्या दिया हुआ है, एक क्या दे रखा है आपको? क्यूबिकल ब्लॉक। क्या दे रखा है? क्यूब दे रखा है। क्यूब का मतलब क्या होता है? घनीय ब्लॉक दे रखा है। एक ठोस है, सॉलिड है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। घनीय ब्लॉक
क्यूबिकल ब्लॉक से बना है जिनकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर ब्लॉकों की है। यानी आपको क्या बोला है, इसकी जो ब्लॉक दे रखा है क्यूबिकल ब्लॉक है, ये क्या है, ठोस है, और इसका जो हरेक क्या है, हरेक भुजा 1 सेंटीमीटर का है। कितने का है, 1 सेंटीमीटर का है। तो आपसे पूछा गया है ब्लॉकों की संख्या कितनी होगी। आप इसमें बच्चे करते हैं लाइन से गलत, लेकिन आपको समझना है कैसे करना है। देखो, जैसे आपका एक ब्लॉक ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 ब्लॉक है। कितने हैं, देखो ध्यान से, 15 आपका क्या बना हुआ है, 15 दे रखा है, यानी कि जिनकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है, यानी 15 ब्लॉक बने हुए हैं। और इस ब्लॉक की सभी ब्लॉक की इन सभी ब्लॉक की एक ब्लॉक की कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। तो ये है कितने, टोटल कितने हैं, देखो ध्यान से, 15 दे रखा है। अब देखो इससे आपका ब्लॉक कितना बन रहा है, देखो ध्यान से, यानी कि ये दे रखा है कि हर एक ब्लॉक जो है 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है। तो कितने हो गए, 15 का हो जाएगा भाई, 15 है यहाँ पर, कितने हैं, 15 है। तो और हर एक एक का है, तो कितने का हो जाएगा, 15 का। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कितना बन रहा है, 1 2 3 और 4, तो कितने हैं, 15, इधर कितना आपका 4 है, 15 इंटू में 4 कितने ब्लॉक बनेंगे, 60 बनेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी आपने देखा कि भाई इसमें कितने बन रहे हैं, 15 है, और लेयर कितने हैं, लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 और लेयर 4। ये आपके 15 तो ये बन रहे हैं, तो ये 15 हो गए, हर एक ब्लॉक जो है 1 का है। तो अब लेयर कितने बन रहे हैं, ऐसा ऐसा कितने लेयर है भाई, ऐसा ऐसा लेयर कितने हैं, ये ये देखो ध्यान से, ऐसा ऐसा लेयर कितने हैं, 4 है। क्योंकि देखो एक लेयर में 15 है, तो ये 15 हो गया। ऐसा ऐसा वाला कितने लेयर है, तो 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4, ऐसा कितने हैं, 4 लेयर, 15 इंटू में 4, 60 ब्लॉक है इसके अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, सही बच्चे को करने हैं, एक प्रयास आप लोगों से है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 41 क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन करना है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको बोला गया है कि पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अकॉर्डिंग आपको बोला गया है चिंतन और गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब देखो कैसे करेंगे, आपसे पूछा गया है कि 2005 के अकॉर्डिंग, तो देखते हैं। पहला, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। ये भी हो सकता है भी आप बच्चे के माइंड में डेवलप करना चाहते हो मैथ की चीजों को, उनको तर्क देना चाहते हो, उनके माइंड की डेवलप करना चाहते हो मैथ से लिंक करके, तो तर्क बताना चाहते हो, तो ये भी हो सकता है। अलग अलग खोजबीन करना ताकि वो बच्चे का इंटरेस्ट जागे। दूसरा क्या है, हस्तचालकों का प्रयोग करना। फिर क्या लिखा हुआ है, उनको रियल लाइफ से जोड़ना, बच्चों को है रियल लाइफ से अगर आप जोड़ के बताओगे उनको, उनका क्या होगा, चिंतन विकास, लॉजिकल सोचना, उनका सोचने का तरीका लॉजिकल क्या होगा, उनके माइंड में लॉजिक आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो भी ज्यादा डेवलप होगा क्योंकि आप वास्तविक जीवन से जोड़ रहे हो। फिर विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, अलग अलग एक्टिविटी करवाओगे, बच्चे को बोलने का मौका दोगे, तो किसी चीज का आंसर ही आप पूछोगे। 10 बच्चे बैठे हैं, उससे क्या होगा कि अपने अपने बच्चे माइंड लगाएंगे कि अच्छा ये होगा ये होगा ये होगा, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है अभी ये होगा या नहीं होगा। फिर क्या लिखा हुआ है, गणित की सभ्य पाठ्य पुस्तकों का पूर्ण लेखन करना। क्या पाठ्य पुस्तक पढ़ाने से क्या हो जाएगा, नहीं भाई, तो ये आपका नहीं हो सकता है। अगला दे रखा है, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल, कार्य पत्रक, वर्कशीट देना। बच्चों को बहुत सारा काम दे दो, बोझ दे दो, वो कर लेंगे, उससे हो जाएगा, इससे आपका नहीं होगा। अगला क्या है, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना। भाई विशेष कोचिंग देने से क्या हो जाएगा, विशेष कोचिंग देने से जरूरी नहीं है कि वो सीख ही पाएगा। तो आप बताओगे उनको अलग अलग एक्टिविटी से उनकी जो है चिंतन और तर्कना को आप बढ़ा सकते हो, उनको एक्टिविटी करवा सकते हो, उनको हस्तचालक करवा सकते हो, खोजबीन करवा सकते हो, उनसे एक्टिविटी दे सकते हो, आपस में डिस्कस करवा सकते हो, उनसे क्या होगा, बच्चों का जो चिंतन विकास होगा, चिंतन विकास होगा।
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आगे। देखो ये सवाल करने हैं, सभी को दिख रहा है, ये सवाल दिख रहा होगा, एक मिनट रुक जाओ, अब दिखेगा सभी को। ये सवाल है, क्वेश्चन क्या है आपका, ये है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि रिजुल एक गति संवेदी शिक्षार्थी है, उसकी शिक्षा सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है, उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यू रचना का चयन करना चाहिए। अब उनको अधिगम शैली को समझती है, ठीक है, एक गति संवेदी रजू एक गति संवेदी शिक्षार्थी है। अब उसको कैसे आप समझोगे कि इसके लिए क्या आंसर आएगा, तो देखो सभी पहाड़ों को याद करने के लिए उस पर बल देना चाहिए भाई। अगर आप उसको सिर्फ टेबल याद करवा दो, मतलब टेबल याद करवा दोगे जबरदस्ती, फोर्सफुली से आप उसको टेबल याद करवा दोगे, तो क्या उसका गति संवेदी शिक्षार्थी बनना हो पाएगा, क्या उसकी अधिगम शैली को डेवलप हो पाएगा, तो नहीं, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरा, 2-3 आदि के गुणज प्राप्त करने के लिए 2 विभिन्न रंग वाले मोती और धागे का प्रयोग करना, क्या आप मोतियों के अलग अलग कलर लेके धागा लेके उनसे बता सकते हो, तो इससे भी आपका ये क्या होगा, बेस्ट नहीं हो सकता। तीसरा क्या है, कटवा गिनती। कटवा गिनती का मतलब क्या है, मतलब आपने कैसे गिनती उसको सिखा रहे हो भाई, 0 2 2 से 4 6 से 6, मतलब अल्टरनेट गिनती सिखा दोगे, क्या इससे होगा, तो भाई अल्टरनेट गिनती से भी आपका उसका जो है अधिगम शैली यानी कि गति संवेदी शिक्षार्थी उसका डेवलप नहीं हो सकता है। अगला है, आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदित बिंदुओं को गिनना, यानी आप अलग अलग क्या करोगे, अलग अलग लाइन ड्रॉ करोगे, उस पर अलग अलग वैल्यू लिखोगे, इससे आपका उससे क्या होगा, इसका चिन्ह उससे आपका उसकी व्यू रचना का चयन करना आसान हो जाएगा, उसकी जो है गति संवेदी शिक्षार्थी बनने में सहायता करेगा, तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, देखो ये सवाल करना है आपको, क्या लिखा हुआ है, शिक्षा सेकंड में अबेकस का प्रयोग में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। आपने सुना होगा अबेकस क्या होता है, अबेकस आपने देखा होगा कंप्यूटर में सबसे पहले अबेकस मतलब इस तरीके से आया था अबेकस के बारे में, जिसमें आपको इस तरीके से एक स्केल बना, इस तरीके से एक लाइनिंग बनी हुई थी, ऐसे 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 और ऐसे, फिर इस तरीके से ऐसे करके अबेकस में ये बनी हुई थी इस तरीके से, इसमें ऐसे करके अलग अलग क्या ऐसे डले हुए थे इस तरीके से, मोतियों जैसा क्या था ये, इस तरीके से ये था। इससे बच्चों को अबेकस समझाने के लिए बनाया गया था कि भाई देखो ये अबेकस वाला है चीजें। तो क्या है, कक्षा सेकंड में अबेकस का प्रयोग डैश में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है, यानी सेकंड के बच्चों को अबेकस के बारे में कौन सी चीजें उसको अबेकस से वो नहीं सीख पाते, ये बताना है। बिना किसी टूटी की संख्याओं को पढ़ना, बिल्कुल भाई, वो बिना टूटी की संख्याओं को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यानी कि बिना किसी टूटी की संख्याओं को पढ़ सकते हैं, तो ये अबेकस में तो होता है। अबेकस से आप क्या करोगे, गिनती को सीख सकते हो, उसमें कोई भी गलती नहीं होती है। ये तो आपका सही है, हमें बताना कि कौन सा गलत होगा, तो ये हमें सहायता करता है। अबेकस क्या है, किसी संख्या को गिनने में वो भी बिना गलती किए हुए, अबेकस हेल्प करता है, ये आंसर सही है। दूसरा क्या है, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में, क्या शब्दों में जो संख्या दी होती है, जैसे कि शब्दों में यानी वर्ड्स में, जैसे बोलूंगा 25,249 है, तो क्या उससे आप अबेकस में उसको, अबेकस क्या इन वर्ड्स का यानी वर्ड्स में जो आपने लैंग्वेज बोला है, क्या अबेकस उसको बता सकता है, नहीं बता सकता है, तो ये आंसर हो सकता है कि ये अबेकस हेल्प नहीं करता। आगे देखते हैं, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करना, गणना में हमें क्या करता है, शुद्धता प्राप्त करवाता है, ये भी आपका सही है। स्थानीय मान के महत्ता को समझाता है, यानी कि हमें क्या करता है, स्थानीय मान की जानकारी कौन देता है, अबेकस देता है, तो ये भी सही है। यही हमें नहीं होता, ये इसका आंसर क्या होगा, ये होगा शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्याक लिखने में वो सहायता अबेकस नहीं करता, बाकी इसमें इन सभी में अबेकस हेल्प करता है। नेक्स्ट सवाल करना है आपको, ये वाला करना है आप सभी को। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हो, आपको बताना है क्या होगा। देखो 175 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखो 175 बटे में क्या होगा, 3 हो गया। आप देखोगे
तो 3 पंचे कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 3 पंचे क्या हो जाएगा 15। अब क्या बचेगा 2 और 5, तो ये तो पूरा पूरा कट रहा है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है, क्योंकि 3 से विभाजन पर शेष उससे अधिक बचना चाहिए, ये पूछा गया है, ये तो हो नहीं सकता। 176 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये भी कंप्लीट रूप से कट जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा क्या है, 173 को 5 से डिवाइड करो, 173 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान सुनो आप लोग, देखो 5 दिया 15, 15 आ गया, कितने बचेंगे 2, कितना बचेगा यहाँ पर 2 और ये कितना होगा 3, यानी 5 चौके 20, यानी रिमाइंडर क्या बच गया आपका, अगर आप 173 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 3 बचेगा, ये हो सकता है। 174 को 4 से डिवाइड करो, अगर 174 को अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या हो जाएगा 16, 1 और 4, यानी इसको 4 से आप डिवाइड करके देखो, देखो ध्यान से 174 4 बार में कट होगा 16, अब क्या बचेगा यहाँ पे देखो ध्यान से 1 और 4, तो क्या आ जाएगा 12, तो यहाँ पर क्या बच रहा है 2 बच रहा है, लेकिन बचना क्या चाहिए 3 बचना चाहिए 3, तो क्या होगा ये नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा ये होगा। सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48, क्या लिखा हुआ है 500 सेंटीमीटर प्लस में 500 मीटर प्लस में 5 किलोमीटर, इन सभी का आंसर किसमें, देखो आंसर किसमें दे रखा है मीटर में, तो इन सभी को आप किसमें कन्वर्ट कर लोगे मीटर में। आपको पता है कि 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो एक कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मिनट क्या होते हैं मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में 5000 क्या होगा मीटर होगा, तो यहां से क्या आ गया आपका 5000 मीटर आ गया। प्लस में 50 मीटर, तो ये ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि मुझे मीटर में ही बताना है, तो ये भी मीटर में आ गया और ये भी मीटर में आ गया। प्लस में क्या होगा देखो ध्यान से 500 सेंटीमीटर है, 500 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं 500 सेंटीमीटर दे रखा है, 1 सेंटीमीटर में क्या होते हैं 1 सेंटीमीटर, यानी आप ऐसे बता सकते हो कि 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है कि 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर में क्या होगा, तो कितने मीटर होंगे, तो आप इसको किससे डिवाइड कर दोगे 100 से 100 से 100, 0 से 0 कट गया, 2 0 से कट गया, यानी 5 मीटर, यानी कि 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 5 मीटर होते हैं, प्लस में 5। ऑप्शन देख लो कौन सा आने वाला है 5555, ऑप्शन बी, क्या होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सभी को समझ में आया होगा, सिंपल है, आप सभी को किस में कन्वर्ट कर लो मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, तो सेंटीमीटर को अगर 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे 49, सारे बच्चे करेंगे जल्दी से इस सवाल का आंसर बताएंगे। क्या लिखा हुआ है पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य चर्चा का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि यानी किसी पैटर्न को पहचानना, किसी पैटर्न को पहचानना प्राइमरी स्तर पर क्या है एक अनिवार्य हिस्सा है, तो कौन सा सही होगा क्यों है ये आपको बताना है। देखो क्या लिखा हुआ है विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। क्या पैटर्न की पहचान करने से आप प्राइमरी स्टेज पर प्राइमरी कक्षा के बच्चों क्या एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो ये आपका नहीं होगा। अगला क्या है सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। क्या पैटर्न की पहचान करने से सुडोकू से पहचान मतलब सुडोकू के बारे में आपको पता चलता है, नहीं। अगर आप पैटर्न की पहचान करते तो इससे सुडोकू का कोई लेना देना नहीं। अगला क्या है यह विद्यार्थी में सृजनात्मक को बढ़ावा देता है। आप किसी पैटर्न को पहचानते हो कि भाई 2 से बढ़ रहा है 4 से बढ़ रहा है, तो ये एक तरीके का पैटर्न लग रहा है, एक रूल लग रहा है, 2 से 4 हो गया, 4 से 6 होगा, 6 से 8 हो गया, 8 से 10 होगा, तो एक पैटर्न फ्लो हो रहा है। तो ये विद्यार्थी में सृजनात्मक को बढ़ाता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। क्या ये हो सकता है, तो ये आपका हो सकता है। अगला है विद्यार्थियों में सृजनात्मक और कलात्मक गुणों को विकसित करता है, तो ये भी हो सकता है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, तो पैटर्न की पहचान करना यह विद्यार्थियों में सृजनात्मक को बढ़ाता है, बिल्कुल बात है।
संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषता को समझने में उनकी सहायता करता है। पैटर्न तो समझता बच्चा समझता ही है, उससे क्या होगा, उनका सृजनात्मक को बढ़ावा मिलेगा। साथ साथ जैसे वो लॉजिक को समझेगा, पैटर्न को समझेगा, तो संख्या भी उसकी विकसित होगी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या है, ये है। इससे आप इसमें सिर्फ दे रखा कि कला और सृजनात्मक गुणों का होता है, नहीं, संख्याओं का विकसित भी होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कैसे करेंगे देखो। ये क्वेश्चन करना है आप लोगों को सभी को। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई, क्या लिखा हुआ है, 63606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा। अब योगफल बताना है। देखो ध्यान से, स्थानीय मानों का योगफल कैसे निकालते हैं, मैं आपको बिल्कुल समझा रहा हूं, समझ जाओगे आप। देखो ये इसका आंसर कैसे है, देखो 63606 है। अब किसके 6 के स्थानीय मान, तो देखो 6 यहां पर है, 6 यहां पर और 6 यहां पर है। तो आप जब भी सवाल पेपर में स्थानीय मान आपसे पूछा जाएगा तो इसका आंसर आप कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से। ये देखो यहां पर भी 6 है, यहां पर भी 6 है, तो आप क्या करोगे, 6 लिखोगे। आप यहां से स्टार्ट हो जाओगे। अब देखो 6 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 और 4 संख्या, तो आप 4 जीरो यहां पर लिख दोगे, लिख दिया, हो गया। फिर क्या है, यहां पर 6 है, तो 6, इस 6 के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है। इस 6 के बाद कितनी संख्या मेरे भाई, 2 संख्या है, तो आप इसके बाद 2 जीरो लिखोगे। तो प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में 600, प्लस में क्या है 6, तो 6 के बाद कोई संख्या ही नहीं है, तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 ही होगा। तो प्लस में कितना हो जाएगा, 6। तो क्या हो गया, 6666, 6606 होगा, 6606। तो ऑप्शन कौन सा होगा, इन सभी को प्लस करोगे तो ऑप्शन क्या होगा आपका, डी आपका सही हो जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, कैसे करेंगे देखो। ये सवाल आपका है, चलो मैं इसको और इनलार्ज कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए। ये है, इनलार्ज हो गया। अब करेंगे इस सवाल को। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कैसे समझेंगे इसको, देखो क्या लिखा हुआ है, 5671 को उसके अंकों को पलट देने पर पर्याप्त संख्या का अंतर क्या होगा। कहने का मतलब क्या है कि ये संख्या दे रखा है, ये संख्या दे रखा है 5671। अब इस संख्या को क्या करना है, पलट देना है। पलट दो, आप पलटोगे तो क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स करना है, पलटोगे तो क्या होगा, 17 क्या हो जाएगा, 6 और 5। इनका क्या लेना है, अंतर। अब देख लो अंतर क्या आएगा, देखो इसको 1 हासिल क्या कर दो, इसको 1 हासिल दे दो, 11 में से 5 गया, क्या होगा 6। तो सभी ऑप्शन में 6 आ रहा है। अभी और सॉल्व करना है। देखो ध्यान से, 6 में से 6 गया 0, भाई आपने इसको 1 कैरी दे दिया ना, एक यहाँ आपने इसको 1 हासिल दे दिया, तो 6 और 6 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा 5, यहाँ पर क्या आपका 6 है, 6 है। अब इसको दे दो 1 हासिल, 16 में से 7 गया, कितना बचेगा 9, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सवाल में पता क्या बोला गया है, देखो सवाल में सिंपल बोला गया है, ये जो नंबर है इस नंबर को आप क्या कर दो, पलट के लिख दो। ये जो नंबर है इसको पलट के लिख दो, उल्टा लिख दो, आपने उल्टा लिख दिया। और इनका क्या लेना है, इन दोनों का अंतर लेना है। जो पर्याप्त अंक हुआ है, प्राप्त अंक वो हुआ है, संख्या हुआ है, उसमें से इन दोनों का माइनस कर दो, डिफरेंस ले लो, अंतर ले लो, तो आंसर ये आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 52। आप देखो इस पैटर्न के सवाल एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं और इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चा इस पैटर्न को या तो करेगा नहीं, या करेगा भी तो बहुत टाइम लेगा, इसलिए हमें टाइम नहीं लेना है। कैसे करेंगे ये समझना है। देखो ध्यान से, अगर आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाएगा, 11 इंटू में 11 कितना आ जाएगा 121। अब देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, इस सवाल को सॉल्व करने का तुरंत हो जाएगा। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, देखो यहां पर कितना है 1 और 1, देखो एक देखो 11 कितना हो रहा है 121 हो रहा है। समझो यहां से पैटर्न को समझो, यहाँ पर 1 2 3 और 4 संख्या, कितने संख्या हो गए 4 संख्या हो गया, और इसका पैटर्न, इसका आंसर क्या आ रहा है 3 में आ रहा है। यानी जो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आएगा 3 में आएगा। अब फिर क्या हो रहा है
कि देखो पहले आपका एक से क्या हो गया, 2 हो गया, और 2 से क्या हो गया, फिर से कम हो गया, यानी इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसे समझेंगे। देखो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, यानी 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए ना भाई। एक जो है कितने बार लिखा गया है, इधर 3 बार लिखा गया है एक, और इधर भी कितना लिखा गया है, 3 बार एक लिखा गया है। इनको मल्टीप्लाई करने पर आंसर देखो कितने बार में आ रहा है, 1 2 3 4 और 5, यानी कि एक जो है कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 बार, 6 बार हो रहा है, यानी एक और एक 3 बार, इंटू में एक और एक 3 बार, 6 बार। लेकिन आंसर में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 और 5 आ रहा है। तो इसी तरीके से आप कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। आप देखो ध्यान से, क्या हो रहा है, 3 है, तो आप देखो यहाँ पर कितना है, 3 है, तो 1 2 3 तक तो बढ़ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, फिर ये घट जाएगा। इसी तरीके से करना है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, तो 5 और 5 कितने हो गए, 10। लेकिन आंसर क्या आएगा, इससे एक कम वाला आंसर आएगा, तो कितना आएगा, 9। 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। अब देखो ध्यान से, क्या होगा, 1 2 3 4 और 5 है ना, कितने हैं, 5 है, तो ये कैसे बनेगा, 1 2 3 4 और 5 तक तो ये नंबर ऐसे लिखा जाएगा। फिर क्या होगा, ये घटना स्टार्ट हो जाएगा, 4 3 2 और 1 हो जाएगा, ये घटना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन संख्या कितनी आनी चाहिए, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ऑप्शन आप देख सकते हो कौन सा आएगा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, आप लोग मुझे बताओगे जल्दी से, क्या आंसर आने वाला है। देखो ध्यान से, ऑप्शन 4 ये होगा। कैसे किया गया, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं कैसे करना है। देखो 1 2 3 4 और 5, 5 इधर है, 1 2 3 4 और 5 इधर है, तो टोटल कितने हो गए, 10। लेकिन आंसर में क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। आंसर में 9 का मतलब क्या है कि 10 वाला आंसर नहीं होगा, 9 इससे एक कम वाला आंसर होगा, तो 9 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गए। साथ में देखो इधर क्या लिखा हुआ है, 5, तो नंबर कहां तक जाएगा, 1 2 3 4 और 5 तक नंबर चला गया। फिर क्या होगा, घटना स्टार्ट होगा 5 के बाद, 4 3 2 और 1, तो कितना, 5। 5 तो इधर हो गया और 4 ये हो गए, 9 हो गए। ये आपका इस तरीके से पैटर्न करना है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इनको आप बार बार रिपीट करके देख लेना वीडियो। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 53। कैसे करना है समझेंगे। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कैसे करना है, 1000 के पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, पहले, यानी 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है। यानी देखो ध्यान से, 1000 का आप एक बार क्या जाओ, 1000 से एक कम चले जाओगे। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, पीछे की तरफ, रिवर्स की तरफ। तो आप 1000 से एक पीछे जाओगे तो कितना आ जाएगा, 999। और इस 999 का क्या क्या लेना है, फिर से पूर्ववर्ती, यानी 998 होना चाहिए। तो ये आपका तो नहीं होगा। अगला है, 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, यानी 1000 से आप पीछे की तरफ चले जाओ, 999, और फिर परवर्ती करोगे, तो परवर्ती यानी एक आगे आओगे, तो 1000 होना चाहिए था, लेकिन 1001 है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अगला है, 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, यानी 1000 के पीछे चले जाओ तो 999, और एक आगे जाओगे तो 1000 आएगा, 1002 तो होगा नहीं। देखो पूर्ववर्ती का मतलब एक पीछे और परवर्ती का एक आगे। आप देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, 1000 के परवर्ती, 1000 का परवर्ती का मतलब क्या है, 1000 प्लस में 1, तो कितना हो जाएगा, ये आ गया, 1001 आ गया। अब इससे क्या करना है, अब इससे कहां जाना, पूर्ववर्ती, तो इसमें से -1 करोगे, पीछे की तरफ जाओगे तो क्या आ जाएगा, फिर से 1000 आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। क्या दे रखा है समझेंगे। एक दुकान में 259 खिलौने हैं। कितने खिलौने हैं, 259 क्या है, खिलौने हैं। 70 और खिलौने हैं, क्या है, 70 और खिलौने हैं। तो आपको क्या बोला गया है कि इनमें से कितना होगा। देखो ध्यान से, एक दुकानदार में 239 खिलौने हैं। कितने टॉयज है एक दुकानदार में, एक दुकान के अंदर खिलौने कितने हैं, 239 खिलौने हैं। ठीक है भाई, यहां तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 70 और खिलौने लाए गए हैं। एक दुकान है, उसमें कितने खिलौने हैं, तो 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए हैं। प्लस में कितना हो जाएगा, 70, प्लस में कितना होगा, 70 और लाए जाते हैं।
इनमें से कितने बिक गए? इनमें से 152 बिक गए हैं, 152 बिक गए हैं। तो आपसे पूछा गया बचे हुए खिलौनों की संख्या क्या थी? तो ऐसा इक्वेशन कौन सा बन रहा है? 239 प्लस में 70 माइनस 152, ऑप्शन बी दिख रहा है सीधा। ये इक्वेशन बनाना था। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है मेरे भाई, अच्छे से पढ़ लेना। ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए है। एक पेंसिल का दाम कितना है? 2.5 रुपए है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। भाई 1.5 दर्जन, तो एक दर्जन में कितने पेंसिल होते हैं? 12। तो 1.5 मतलब कि 1.5 दर्जन में कितना हो जाएगा? 12 प्लस में 6, 18 पेंसिल। कितना? 18 पेंसिल हो जाएगा। उसके बाद 18 पेंसिल, और एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 2.5 रुपए। तो 18 पेंसिल का कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा 18 इंटू में 2.5। और दुकानदार को वो 100 रुपए देता है, 100 रुपए का नोट देता है, तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? देखो, उसने 18 पेंसिल खरीदे हैं और एक पेंसिल का दाम कितना है? 2.5 रुपए। 18 इंटू में 2.5, इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा? 18 दुना कितना हो जाएगा? 36। तो यही हो गया, 18 दुना कितना हो जाएगा? 36 हो गया। और 18 पंचे कितना हो गया? 18 पंचे 90, 90 हो गया। 90 पे आप क्या लगाओगे? एक डेसिमल लगाओगे, तो कितना हो जाएगा? 9 प्लस में 9, 45। यानी उसके कितने, उसने कितना दिया है दुकानदार को? 100 रुपए। उसने सामान कितने का लिया है? 45 रुपए। दुकानदार उसको वापस कितने का, कितना रुपए वापस करेगा? 55 रुपए करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी टाइप का सवाल है, सभी बच्चों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 56 क्या लिखा हुआ है? 3759 का 9 इंटू में 9573 के गुणनफल, इनको मल्टीप्लाई करना है, गुणनफल बताना है में दाही अंक और इकाई अंक का योगफल। देखो, दाही अंक क्या है? दाही अंक और इकाई अंक का योगफल बताना है। कैसे बताएंगे? वेरी सिंपल, देखो ध्यान से। 3759 ये है, 9573, यानी कि दाही अंक और इकाई अंक का वैल्यू मिल जाए, उनको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे? इनको मल्टीप्लाई करो। देखो ध्यान से, 9 तिया 27, क्या आ जाएगा? 7 और 2 आ गया। अब देखो, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 15, 15 आ गया, 15 आ गया, और 2 17, 1 आ गया, ये हो गया। इंटू में क्या होगा? इंटू में क्या करना है? 9 सते 63, 9 सते 63, 3 आ गया आपको, 6 आ गया। फिर 7 पच्चे 35, कितना भाई? 7 पच्चे 35। तो मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, इतने से भी आपका काम चल जाएगा। इतने से भी क्या होगा? आपका काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखो यहां से क्या आएगा? 7, और यहां से कितना आ जाएगा आपका? 10, 10 आ गया। तो मुझे क्या बताना है भाई? आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इतना जरूरत है जो दाहिनी अंक और इकाई अंक पता चल जाए। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका? 7, और दाहिनी अंक कितना हो जाएगा? ये आपका इकाई अंक हो गया। ये क्या हो गया आपका भाई? इकाई अंक। और ये क्या हो गया आपका? दाहिनी। ये क्या हो गया आपका? दाहिनी अंक। इन दोनों का सम, इकाई अंक 7 है, दाहिनी अंक 0 है, तो 0 प्लस में 7, इन दोनों का सम कितना आ गया? 7। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बस इतना करना था इस सवाल में, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ इतना आप करोगे तो आपको दाहिनी अंक और इकाई अंक मिल जाएगा। पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो पेपर में करते रहना, टाइम आपका खराब होगा। नेक्स्ट सवाल, ये देखो टाइम वाला सवाल आ गया। अब इस सवाल को करेंगे सारे बच्चे जल्दी से। अब देखो इस सवाल को कैसे करना है, आपको दे रखा है 2:58 PM से 4 घंटा 59 मिनट पहले का क्या समय था, ये बताना है। अब देखो इस सवाल को कैसे करना है, देखो ध्यान से। 2 से लेकर 2:58 ये आपका PM है, PM, ठीक है। तो क्या घटाना है? 4:59। क्या आप इसमें से घटा के आंसर बता सकते हो? तो भाई छोटे अंक में से ये तो अंक घटेगा नहीं,
तो आप क्या करोगे, इनमें क्या करोगे, 12 प्लस करोगे, क्योंकि 12 आवर का साइकिल चलता है ना, तो 12 प्लस करोगे, क्योंकि आपको पता है कि 12 बजे के बाद फिर कहां से स्टार्ट हो जाता है, 1 2 3 से, तो ये आ गया। तो इनमें आप क्या प्लस करोगे, इस वाले संख्या में पहले आप 12 प्लस करोगे, तो 12 प्लस करने पे कितना हो जाएगा, 14 और 58, ये आ गया। फिर आप घटाओगे 14 और 59। अगर आप इनको घटाओगे तो क्या ये घटेगा, अब ये घटना है, घटेगा नहीं, 58 से 59 कैसे घटाओगे, तो ये भी नहीं घटेगा। तो नहीं घटेगा तो क्या करोगे आप, इस वाले में कितना प्लस करोगे, प्लस का 60, प्लस का 60 करोगे तो क्या आएगा, 40, क्या आ जाएगा 118। अब घटा के देखो 4 और 59, अब इसको घटा के देखोगे, अगर आप इसको घटा दोगे तो यहां पर कितना कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, ठीक है। 14 और 118 है, क्या जाएगा आपका 459 है। तो इसको आपने एक हासिल दिया था ना, इसको आप एक हासिल दोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 13, 118 में से आप 459 घटाओगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, तो आप घटा लो 100, देखो यहाँ से 18 में से ये कितना जाएगा, 18 में से आपको कितना जाएगा, देखो ध्यान से, इसको एक हासिल दे दो, 18 में से 9 गया 9, 10 में से कितना गया 5, और ये कितना बचेगा भाई आपका 9, 9:59 AM होगा, ये क्या होगा AM में आएगा आंसर। तो 9:59 ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या आने वाला है। तो 9:59 AM, ठीक है। देखो कैसे किया गया भाई, इसमें से ये माइनस नहीं हो रहा था, इसमें से ये माइनस नहीं हो रहा था, इसलिए आप 12 प्लस कर दोगे, 12 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा ये आपका, 12 प्लस करोगे तो 12 और आवर वाले में कितना, देखो 258 में से 459 नहीं घट रहा था, तो मैंने क्या किया 12 आवर जोड़ दिया, तो 14 और कितना होगा 58, 459 होगा, यह आ गया। लेकिन अब क्या दिक्कत आई, मिनट इससे घट नहीं रहा, क्योंकि 58 है और ये 58 है, ये कितना आपका 59 है, तो आप इसमें से 60 प्लस कर दोगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आपने ये प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा 14 और 18, आपने इसको एक हासिल दिया है 4 और 59, तो इससे एक कम लेंगे 13 और 118 लेंगे, इसमें से आप माइनस करोगे तो क्या जाएगा 959 आएगा। इसको बार बार प्रैक्टिस करके देखना, हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 59, क्या लिखा हुआ है, 19,000 प्लस में 19 सैकड़े, भाई सैकड़े का मतलब होता है 100, यानी क्या आ जाएगा 1900। अब इकाई है, इकाई प्लस में क्या होगा 19, इन सभी को ऐड कर दो, क्या आंसर आने वाला है, ऑप्शन क्या होगा डी, ऑप्शन क्या होगा डी हो जाएगा। सभी बच्चों को बताने हैं इसका आंसर क्या आएगा 59 का, तो 20919 डी नहीं आपका ए आएगा। इन सभी को आप ऐड कर देखो, 19,000, तो हजार में कितने जीरो होते हैं 3 जीरो, तो आप 3 जीरो चिपका दोगे। सैकड़े का मतलब क्या होता है 100, तो आपने 100 प्लस कर दिया। इकाई अंक में इकाई अंक क्या होता है सेम होता है, इनको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा। बस सेशन आप कंप्लीट होने वाला है, ये देखो ये सवाल करने हैं, आप सभी को करने हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, यदि 567 को 5 6 विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, करेंगे भागफल आपको बताना है। क्या लिखा हुआ है 567 को किससे डिवाइड करना है मेरे भाई, 567 को 5 6 से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा भागफल बताना है। तो 5 6 7 1 जा, एक बार में जाएगा, एक आ गया, फिर 5 6 7, अब क्या हो गया, ये सारे क्या हो गए कट हो गए, सारे क्या हो गए कट हो गए। अब अगर आप 5 उतारोगे तो क्या ये जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया है, देखो आप 2 अंक भी उतारोगे, अगर यहां से आप 56 उतारोगे, अगर आप एक साथ 2 अंक उतारते हो डिवीजन में तो क्या लगता है एक जीरो लगता है। फिर आप यहां पर भी देखो 56 है, यहां पर क्या है 5 6 7 है, तो 56 भी नहीं जाएगा, तो आप एक अंक और उतारोगे, तो एक अंक आप और उतारोगे तो एक और जीरो लग जाएगा। फिर क्या होगा 5 6 7 1 जा 5 6 1, यानी क्या आ जाएगा 5 6 7, अब यही फिर से ये कट जाएगा, फिर आप क्या उतारोगे 5 6 7, तो यानी देखो अगर आप एक अंक उतारोगे 5, तो यह 5 तो इससे कटेगा नहीं,
फिर आप एक और अंक उतारोगे तो एक जीरो फिर से लग जाएगा। आप देखो 56 भी नहीं जाएगा, तो एक अंक आप और उतारोगे, यानी आपने कितना 5 के बाद कितना अंक उतारा है, 2 अंक, तो एक जीरो और लग जाएगा। और इसी तरीके से आपका प्रोसेस चल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 6 7 1 जा, ये पूरा कट गया। तो ऑप्शन क्या होगा, बी। आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे भाइयों। आखिरी सवाल आज के सेट का, आखिरी सवाल है पूरे 2012 का जो मैंने आपको पेपर डिस्कस किया है उसका आखिरी सवाल। कैसे क्या दे रखा है, सिंपल सवाल है। देखो 1/2 में कितने 1/8 है, यानी 1/2, 1/2 में 1/8, 1/8। आपको पता है कि ऐसे अगर चार चीजें एक सीक्वेंस में लगा हो तो कैसे करते इसको सॉल्व, पहले वाले के मल्टीप्लाई आखिरी से और बीच वाले के मल्टीप्लाई इससे, यानी पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करो 1 इंटू में 8, फिर क्या आपका 2 इंटू में 1, यानी पहले और आखिरी की मल्टीप्लाई और ये बीच वाले की आपस में मल्टीप्लाई। पहले और आखिरी की मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू में 8 और 2 इंटू में 1, कितना आ जाएगा इसका आंसर मेरे भाइयों, क्या आएगा 4। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी द राइट आंसर। तो मुझे आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है अच्छा तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और आगे आने वाली वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। सेशन को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और न्यू लक्ष्य एकेडमी ऐप से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि आने वाले जो सीटेट एग्जाम है इसकी तैयारी पूरी की पूरी तैयारी कंप्लीट मैं करवाऊंगा, चाहे वो पैडा हो चाहे मैथ के वो सवाल वाले सवाल हो। कंप्लीट प्रीवियस ईयर्स जो है शुरू से लेकर अब तक के जितने प्रीवियस ईयर हुए हैं सारे क्वेश्चन डिस्कस मैं आपके सामने करूंगा। तो आज फर्स्ट लेक्चर थी, इसी तरीके से आने वाले में सेकंड, अगले वाले में कौन सा पेपर होगा 2013 का 14 का, ऐसे करके सारे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारे चैनल से जुड़िए, आगे इसको शेयर करिए। धन्यवाद।